तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में हेडिंग पड़ी हुई है, हम देखेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी हुई है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यहाँ पे इसको आगे रीड करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है, वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि हम ये जानते हैं, हमने ये देखा है कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। और 3 स्टेट आप जानते हैं, द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। तो देख लेते हैं कि सॉलिड फॉर्म में जो हमारा वाटर है वो एज आइस प्रेजेंट होता है, यानी आइस जो है सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, और लिक्विड वाटर फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया वाटर, और गैसियस फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया वाटर वेपर। अब एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछ रही है एनसीईआरटी वो ये है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि मैटर के साथ, मैटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी स्टेट बदल जाती है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। और मैटर के पार्टिकल्स के साथ ऐसा क्या होता है कि जब स्टेट चेंज होती है उस दौरान मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, और ये जो स्टेट का चेंज है वो कैसे होता है। वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इजंट इट। अब एनसीईआरटी कह रही है, क्या हमें इन सभी सवालों के जवाब नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। अब इसको जब हम आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो हेडिंग पड़ी हुई है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बदलने का क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.12 के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले राइट है, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। अच्छा, अगर इसको थोड़ा सा हम देखे जाके फिगर को, तो फिगर में देखिए आप, एक स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर एक बर्नर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर बोल रहे हैं कि एक बीकर रखिए और बीकर में आपको 150 ग्राम आइस लेनी है, ठीक है। आइस लेने के बाद उस पर एक थर्मोमीटर इस तरह से सेट करना है कि आइस के कांटेक्ट में रहे वो थर्मोमीटर, सो दैट हम लोग आइस का टेम्परेचर जो है हम लोग देख पाए थर्मोमीटर में, ठीक है। और इस फिगर में ग्लास स्टिरर भी डाला है, यानी कि एक ग्लास की रॉड है जिसकी हेल्प से इसको कंटिन्यूसली स्टिर किया जाएगा, यानी हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जब हम, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब हम इस बर्नर को, ऑब्वियसली जब हम इसको जलाएंगे, लो फ्लेम हो चाहे हाई फ्लेम हो, तो ये आइस मेल्ट होने लगेगी। और जब आइस मेल्ट होने लगेगी तो देखिए सेकंड फिगर में आइस की जगह आप क्या दिखा रहे हैं, वाटर दिखा रहे हैं फिगर में। चलिए आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में। आगे राइट है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। हमें बीकर को एक हल्की फ्लेम में क्या करना है, हीट करना स्टार्ट कर देना है। नाउ द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, सॉरी लिखा है नोट द टेम्परेचर, यानी आपको टेम्परेचर को नोट करना है जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई, जस्ट मेल्ट होना शुरू हुई। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और वो वाला टेम्परेचर भी नोट कीजिए कि जब पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, है ना। सॉलिड से लिक्विड जो भी टेम्परेचर का चेंज आ रहा है आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करते रहना है, यानी आप उसे राइट डाउन करते रहिए। उसके बाद नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while stirring till the water starts बॉइलिंग। अब कह रहे हैं कि अब आपको इस बीकर में क्या डालना है, एक ग्लास की रॉड रखनी है और उसे हीट करते रहना है, और इस ग्लास रॉड से कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है। कब तक स्टिर करना है, जब तक पानी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। बॉयल माने क्या होता है, उबलने नहीं लगता है जब तक। नेक्स्ट क्या करना है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। और हमें तब तक थर्मोमीटर को ध्यान से देखते रहना है जब तक सारा का सारा पानी जो है, ज़्यादातर पानी वेपोराइज ना हो जाए, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए कब, जब पानी जो है अपनी लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। तो ये तो सारा था एक्टिविटी के बारे में। अब देखते हैं क्या उन्होंने इन्फ्रेंस निकाला। हमें मालूम है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो मेल्टिंग होना शुरू हुई होगी, सॉरी बॉइलिंग जो शुरू हुई होगी, तो बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट हो गई होगी। आगे राइट है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस।
क्या कह रहे हैं कि जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। हमने पढ़ा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। इससे क्या होता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, उस जो सॉलिड था जिसको हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अब बहुत ज्यादा क्या करने लगेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इससे क्या होता है, ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की है बाहर से, यानी जो टेम्परेचर, अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर देंगे तो हीट पहुंचेगी और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे जो हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है वो जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम कर देता है। देखिए, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो सिंपली ये है कि हमने पढ़ रखा है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा अगर हमें, तो हमें उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हम उस सॉलिड स्टेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर आ जाते हैं। तो वो स्टेट कौन सी बन जाएगी, फिर वो स्टेट बन जाएगी लिक्विड स्टेट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है ना। अच्छा, आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। वही बात कि पार्टिकल्स अब अपनी जगह छोड़ देंगे जहां पे वो पहले थे और अब फ्रीली मूव करने लगेंगे। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। तो अब एक स्टेट बन आ जाएगी हमारी दूसरी कि जब सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड स्टेट में, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बात। तो नेक्स्ट राइट है आगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ जाता है कि व्हाट इज अ मेल्टिंग पॉइंट या डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। तो आप क्या राइट करेंगे, यही राइट करेंगे जो एनसीईआरटी में ये 3 लाइनें राइट हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, क्या कह रहे हैं कि वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अभी एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा ना, उसने बोला था कि एक्टिविटी में बोला था एनसीईआरटी ने कि वो वाला टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है ना। तो उसी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हम उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। किसको, जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट इज समथिंग, एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स कितनी स्ट्रेंथ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए थे, है ना, और उस टेम्परेचर पे आके उन्होंने अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था कम हो गया और लिक्विड स्टेट में आ गए वो। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की जो जनरल यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हम कहते हैं, वो तो सबने पढ़ी होती है, हम लोगों ने पढ़ रखी है, आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक और नई यूनिट से फेमिलियर होंगे जो कि है केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। तो वही राइट है यहाँ पे कि मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो होता है 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं कि भाई व्हाट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है कि जब अपने मेल्टिंग पॉइंट पर जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोसेस को फ्यूजन कहेंगे। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अच्छा, एनसीईआरटी अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए जब सॉलिड मेल्ट होता है तो जो सॉलिड, जैसे आज सपोज करें हम आइस थी हमारी, तो आइस का जो टेम्परेचर था वो, और मेल्ट करा है जब हमने उसे हीट प्रोवाइड की है तो वो अब थोड़ा थोड़ा वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो वाटर का टेम्परेचर जस्ट बिल्कुल जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ है आइस से वाटर में, तो वो टेम्परेचर और आइस का टेम्परेचर, वाटर और आइस का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यही पूछ रहा है कि जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए जो एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी थी वो कहाँ चली गई। तो इसका आंसर एनसीईआरटी ही देगी। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने 1.12 ऊपर किया है एक्टिविटी में, आपने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बात ऑब्जर्व की होगी कि दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड। क्या कह रहे हैं कि जब सारा का सारा जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है उसके बावजूद भी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं चेंज होता,
यानी आइस का जो टेम्परेचर था वही रहेगा वाटर का भी टेम्परेचर इनिशियली, टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, कब तक, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, है ना, और ऐसा होता रहता है जब तक हम बीकर को हीट करते रहते हैं। दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, और हम क्या कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम आइस को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं, पर फिर भी जब आइस वाटर में मेल्ट हो गई तो उसके बावजूद भी वाटर का जो टेम्परेचर है इनिशियली वो आइस के टेम्परेचर के जैसा ही था। तो अब हमें जवाब क्या देना है कि हीट एनर्जी जो हम दे रहे थे, जो हमने बर्नर से हीट बीकर को दे रहे थे हम, तो वो हीट कहाँ चली गई भैया, एंड टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि दिस हीट्स गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी हम लोगों ने देखा कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है और लिक्विड में थोड़ा कम होता है। तो वो जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाया था हमने जो, तो वो जो है टेम्परेचर, जो हीट थी वो कहाँ चली गई, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में वो एनर्जी वेस्ट हो गई, वहां पे जाके यूज अप हो गई है, ये कह दें। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आता, कोई बढ़ाव नहीं होता है टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है, हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो वो हीट एनर्जी कहाँ गई, इट इज कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो हीट हमने दी थी वो कहीं गई नहीं है, बल्कि बीकर के कंटेंट के अंदर है। अगर उसके अंदर आइस थी, आइस वाटर में बदली है, तो वाटर में वो हीट प्रेजेंट है, और उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब होता है हिडन। आगे राइट है एनसीईआरटी में, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, कि जो शब्द लेटेंट है उसका मतलब क्या है, हिडन, यानी कि छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ कि छुपी हुई हीट। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। अब पूछा जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन बताइए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस चीज को, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम लोग पीछे अभी पढ़ के आ रहे हैं व्हाट इज फ्यूजन, रिकॉल कीजिए आप लोग, फ्यूजन क्या है। देखिए, फ्यूजन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के में जितनी एनर्जी खर्च हो गई, जितनी हीट हमारी खर्च हो गई, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी फ्यूजन में यूज की जाने वाली छुपी हुई हीट। तो पूरी डेफिनेशन क्या होगी, पूरी डेफिनेशन ये होगी कि 1 kg सॉलिड को उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी हीट लगी वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर at 0 degree centigrade have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। अब अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछें, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछें कि आइस थी, ठीक है, आइस को हमने नीचे से मेल्ट करना स्टार्ट किया, उसे हमने टेम्परेचर दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो अगर वो मेल्ट होगी तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है आइस का, और इनिशियली जब से वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो दोनों ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। पर जब बात आएगी एनर्जी की, पूछे कि वाटर में ज्यादा एनर्जी है कि आइस में ज्यादा एनर्जी है, तो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं कि हम आइस को एनर्जी देते हैं ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और वो एनर्जी कहीं चली नहीं जाती है, वाटर के कंटेंट्स में वो एनर्जी प्रेजेंट होती है। इसीलिए एनसीईआरटी में राइट है कि पार्टिकल्स इन वाटर, वाटर के पार्टिकल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हों और आइस के पार्टिकल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हों, और पूछे कि एनर्जी किस में ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज उसके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर के पास लेटेंट हीट प्रेजेंट है, जो कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज अप हो गई है और उसी में प्रेजेंट है बीकर के कंटेंट्स में। आ रही है बात समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स और ज्यादा तेज मूव करने लगते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा किस बारे में था, सॉलिड टू लिक्विड था।
अब जो यहाँ से हम लोग रीड करेंगे वो लिक्विड टू गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, देखते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी देते हैं वाटर को, तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जैसे वहां पे सॉलिड को दे रहे थे हीट, तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करने लगे थे, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जब वाटर को हम हीट दे रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स और ज्यादा फास्टली मूव करने लगे, और एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। यानी लिक्विड के पार्टिकल्स में, वाटर के पार्टिकल्स में जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था, जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते रहते हैं तो वो भी टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, एकदम फ्री हो जाते हैं पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एट दिस टेम्परेचर दैट लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, और इस टेम्परेचर पर अब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही फोर्स ओवरकम किया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप देख रहे हैं बार बार ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक वर्ड आ रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम प्रेशर पर कोई भी, मतलब जो वाटर है या जो सॉलिड है, तो हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर वाला ही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोगों पर लग रहा है बस वही प्रेशर है, हमने एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लगाया है, इसलिए बार बार यहाँ पे राइट है। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और जो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी, तो उसमें ये बार बार राइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी हमने एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लगाया, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है नॉर्मल वही है बस। तो आपको बात समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब आगे देखते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। बल्क फिनोमिना है, यानी कि क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अगर हम वाटर की बात करें तो ये जो टेम्परेचर है, कौन सा वाला टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो होता है 373 केल्विन। और अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि केल्विन को जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 373 में से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अभी हम लोगों ने जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऊपर डिफाइन किया था, तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही है क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। खुद ही एनसीईआरटी कह रही है कि उसको उसी तरीके से डिफाइन कीजिए जैसे अभी हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन have more energy than water at the same temperature. This is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो इसका एक्सप्लेन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की क्या डेफिनेशन होगी। अच्छा, पहले ऊपर चलते हैं, फ्यूजन वाली डेफिनेशन रिवाइव करते हैं। क्या थी फ्यूजन की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो क्योंकि ये फ्यूजन की बात कर रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट राइट है, सॉलिड टू लिक्विड लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब जब हम इसको चेंज करेंगे हमारे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, तो हम राइट करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। है इजी। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, आगे फिर वही बात राइट है, जैसे वहां पे नहीं कह रहा था कि आपकी आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बताइए एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, तो वाटर के पास होगी, क्योंकि आइस से वाटर कन्वर्ट होने में कुछ एनर्जी हमने दी है उसको और वो एनर्जी उसमें स्टोर अप हो गई है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि
पार्टिकल्स इन स्टीम, कि जो स्टीम है, भाप है, भाप के पार्टिकल्स जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी विद कंपैरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक तरफ पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में और वही बॉयल होता जा रहा है और वेपर बनते जा रहे हैं, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो आप बताइए कि एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी? तो वाटर वेपर यानी स्टीम जो है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज कि हमारे पास जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो स्टोर हो गई है स्टीम में। This is because the particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization, के steam के particles के पास extra energy है latent heat of vaporization के form में। अच्छा, अब ये टेबल सब जो बनी हुई है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको समझ लीजिए कि राइट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, हम हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, सही बात है। जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। अच्छा, इसको वाटर के एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो आप देखिए, वाटर था, वाटर को हीट दी तो क्या बन गया? लिक्विड, यानी वाटर बन गया। सॉरी, उल्टा हो गया। तो इसको वाटर के एग्जाम्पल से समझे अगर, तो वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होगी? आइस। और आइस को हम जब हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और जब वाटर को फर्दर हम हीट करते हैं तो वो क्या बन जाती है? गैस, यानी कि वाटर वेपर बन जाती है। ठीक, आपने देखा होगा कि खाना पकड़ा हो और जो वेपर्स बनती हैं खाने के, उसके ऊपर अगर ढक्कन रखा हो, आप जब ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो वाटर वेपर थी वो ऊपर गई, लेकिन ढक्कन होने की वजह से एस्केप नहीं कर पाई। जब एस्केप नहीं कर पाई तो फिर क्या हुआ? वहीं पे कूल डाउन हो गई, कूलिंग हो गई उनकी, और वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब हमारा लिक्विड जो था, यानी जो वाटर था, उसको अगर हम फ्रीज कर दें, यानी कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतना ये फ्लो चार्ट कह रहा है, और इस फ्लो चार्ट से पूरा क्लियर हो जा रही है बात कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट चेंज में। यही तो पढ़ने आए थे हम, हेडिंग यही तो थी। तो अब देखिए इन्फ्रेंस क्या निकला। So, we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। यानी यहाँ से हमने ये बात निष्कर्ष निकाला, इस बात को हम समझ गए कि मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदला जा सकता है टेम्परेचर बदल के। We have learned that substances around us change state from solid to liquid, from liquid to gas on application of heat। तो जो चार्ट में लिखा है वही लिख दिया यहाँ पे कि हमने ये बात समझी कि जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास हैं वो अपनी स्टेट बदल देते हैं सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में जब हम उन पर हीट अप्लाई करते हैं, यानी हम उनको जब हीट देते हैं। बट देयर आर सम that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी भी प्रेजेंट है, कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, या तो गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। जो बीच वाली स्टेट है लिक्विड स्टेट, वो नहीं आती उसमें। तो इसको भी एक एक्टिविटी से आप समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे अगर हम पहले से बताएं आपको, तो जो कपूर होता है या कपूर ही होता है, जैसे मान ले तो कपूर को जब हम जलाते हैं, उसे हीट दी हमने, तो होना क्या चाहिए था? लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट कपूर के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाते हैं। लोबान होता है, जो लोबान भी देखो सॉलिड कंकड़ियों के फॉर्म में होता है, जब उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? उससे लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनने लगती है? वेपर्स निकलने लगती हैं। आप देखिए अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती सॉलिड स्टेट में होती है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उससे गैस के फ्यूम्स निकलने लगते हैं, धुआं निकलने लगता है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये तो हमने ओवरव्यू बता दिया, चलिए एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.13 क्या कह रही है? टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। देखिए कैम्फर का मतलब कपूर ही होता है, आपको थोड़ा सा क्या लेना है? कपूर लेना है, या तो फिर अमोनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हैं। यानी कभी अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे तो यही दोनों एग्जाम्पल होंगे, कैम्फर एग्जाम्पल हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल हो जाएगा सब्लिमेशन प्रोसेस का। ले लिया हमने, फिर क्या कह रहे हैं? क्रश इट एंड पुट इट इन द चाइना डिश। भैया ये चाइना डिश क्या है? चाइना डिश कुछ नहीं है, एक कांच की प्लेट होती है, ये जो यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं। चाइना डिश ले लिया आपने, उसमें आपको कैम्फर को क्रश कर देना है, यानी उसको थोड़ा सा पीस देना है या थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। इन्वर्टेड फनल क्या होता है? इन्वर्टेड माने होता है उल्टी, और फनल तो ये दिख ही रही है आपको,
नो, ये इन्वर्टेड फनल उल्टी करके फनल आपको चाइना डिश के ऊपर रख देनी है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन द फिगर 1.17 फिगर 1.7 कह रहे फिगर 1.7 में जैसे आपको इन्वर्टेड फनल दिखाई जा रही है और उस इन्वर्टेड फनल के ऊपर उसके स्टेम पर यानी ये जो इसकी पकड़ने वाला है ना, ये ऊपर पतला सा पार्ट है जो, उसके ऊपर आपको एक कॉटन प्लग रख देना है। और जब हम कॉटन प्लग रख देंगे तो फिगर को देखिए, ये इन्वर्टेड फनल हो गई, कॉटन प्लग हो गया, और हमने क्या लिया हुआ है, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, और नीचे हमने बर्नर रख दिया है। और हम देखने क्या वाले हैं, इसमें प्रोसेस देखेंगे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब आगे कह रही है एक्टिविटी में क्या करना है, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब आपको बर्नर को ऑन कर देना है, चालू कर देना है बर्नर को, और इस कंटेंट को जो हमने अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है उसे हीट होने देना है और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, और आपने क्या देखा इस ऊपर की एक्टिविटी में। तो देखिए क्या देखा, हमने देखा कि जो अमोनियम क्लोराइड था उसके फ्यूम्स बनना शुरू हो गए, उसके वेपर बनने लगे। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ द गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहली सब्लिमेशन की और दूसरी डिपोजिशन की। तो देखिए सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका अपोजिट कर दें, यानी गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट के चेंज करने में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग है 1.4.2 में, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट्स में। तो आ जाते हैं हम लोग, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड कब है, जब पार्टिकल पास पास हैं, लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले गए, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर चले गए। आप देखते हैं यही एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि हम देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेट मैटर की बनती है दैट इज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, के पार्टिकल के बीच में कितनी दूरी है। ज्यादा दूरी है तो गैसियस, थोड़ा कम है तो लिक्विड, बहुत कम है बिल्कुल भी नहीं है तो सॉलिड स्टेट बन जाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। क्या होगा अगर हम एक गैस के पार्टिकल्स को क्या करने लगे, उन पर प्रेशर अप्लाई करने लगे और गैस को कंप्रेस करने लगे, तब क्या होगा। इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में रखी हुई गैस को हम और ज्यादा कंप्रेस करने लगे तो फिर क्या होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप ये सोचते हैं, क्या आपको ये बात समझ आती है कि प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से मैटर की स्टेट बदल सकती है। तब देखिए कि जब गैस है, कोई सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। हम एक पिस्टन ले आए, ठीक है, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं, एक सिलेंडर है, ऊपर पिस्टन है, और हम उस पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल घटेगा, पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। तो भाई जो गैस में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो गया। जब ज्यादा स्पेस था तो गैसियस स्टेट थी, और जब कम स्पेस होगा तो अब लिक्विड स्टेट आ जाएगी, और कम स्पेस हो जाएगा तो अब कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड स्टेट आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर अप्लाई करने से मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो आगे एनसीईआरटी में राइट है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। यानी कि जब हम गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कोल्ड देंगे, उसे ठंडक देंगे, तो क्या होगी, जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हम
बहुत हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो अगर ये लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया। तो गैस सॉलिड में कब आएगी? जब गैस के दूर दूर जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बहुत ज्यादा पास पास ले आए, यानी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, पार्टिकल्स को पास पास लाने के लिए हमें जो हमारा प्रेशर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है, उसकी गैसेस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसकी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि जब हम उस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड से अपने ओरिजिनल फॉर्म गैसियस स्टेट में फिर से आ जाती है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही रीजन है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आइस, ड्राई आइस यानी कि एकदम सूखी हुई आइस, एकदम गैस से किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए उसे बोल देते हैं ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of the substance। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलकर डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो किस स्टेट में होगा। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो फिर गैस फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जाना है, अगर जैसे सॉलिड टू लिक्विड जाना है, अगर इसका हम एक जनरल ओवरव्यू देखें तो अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। प्रेशर क्या होगा? घटाया जाएगा, ताकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो जो पास पास हैं वो दूर दूर हो जाएं, तो वो किस में चले जाएंगे? लिक्विड में चले जाएंगे। अगर हम गैस से लिक्विड की बात करें तो गैस टू लिक्विड जब जाना होगा तो उल्टा करना है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करनी पड़ेगी और गैस के पार्टिकल का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो गैस टू लिक्विड चले जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसेस देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक फ्लो चार्ट जैसा बना है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस राइट है और एरोज बने हुए हैं, यानी सॉलिड से लिक्विड जाना है तो फ्यूजन कहलाएगी प्रोसेस। लिक्विड टू गैस आएंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन कहलाएगी। फिर गैस से अगर डायरेक्टली सॉलिड में चले गए तो प्रोसेस कहलाएगी डिपोजिशन कहलाएगी प्रोसेस। फिर अगर हम इसका जस्ट अपोजिट देखें, यानी हम ये देखें कि गैस से लिक्विड में जाना है तो कहलाएगी प्रोसेस कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगी। और अगर सॉलिड टू गैस जाना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाएगी। तो ये सारे प्रोसेसेस का नाम आपको याद होना चाहिए, इन सभी को कैसे डिफाइन करना है, राइट करना आपको आना चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, तो ये सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें फिर से एनसीईआरटी में आगे इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है 1.5 इवेपोरेशन। इसमें राइट है, एनसीईआरटी बोल रही है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हमेशा ज़रूरत होती है हीट करने की या प्रेशर चेंज करने की मैटर की स्टेट को बदलने के लिए? क्या हमें हर बार ही ज़रूरत पड़ती है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं एवरीडे लाइफ के कि जिसमें जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए हुए? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी जिसको हम बिना ढका हुआ जब छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, सूखे जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स? ये जो ऊपर दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, यानी पानी को खुला छोड़ देना तो वेपर में कन्वर्ट हो जाना और गीले कपड़ों का सूख जाना, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं तो ये हमें क्या बता रहे हैं? देखिए एनसीईआरटी क्या है, क्वेश्चन पूछ रही है कि देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैटर की स्टेट तब चेंज होती है जब हम प्रेशर पर इफेक्ट डालें या हम टेम्परेचर चेंज करें। तो
तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है क्या टेम्परेचर और प्रेशर को बदलना जरूरी है मैटर की स्टेट बदलने के लिए, हर बार ऐसा करना पड़ेगा? क्या डेली लाइफ में आपके पास ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जहाँ पे बिना टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किए हुए, यानी हमने एक्सटर्नली कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंच पाए हम, और फिर भी मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो गई? तो वो खुद ही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि देखिए जब पानी एक रखा है एक ग्लास में, एक बॉटल में, और उसको खुला हम छोड़ दें तो पानी क्या होने लगेगा, एवेपोरेट होने लगेगा, उसकी भाप बनने लगेगी। जो गीले कपड़े हम तार में फैलाते हैं सूखने के लिए तो वो सूख जाते हैं, पानी कहाँ चला गया, वहां पे तो कहीं बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया कि जो हमारा लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की बात एनसीईआरटी कर रही है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। तो हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं और कभी रेस्ट में नहीं होते। सबसे पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कंटिन्यूअसली मूविंग, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इस तरह की बातें की थी हम लोगों ने। यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी कह रहे हैं कि किसी टेम्परेचर पर, जब चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, दीज आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कह रहे हैं कि कोई भी जो हमारी स्टेट हो किसी भी टेम्परेचर पर हो, चाहे वो गैस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, जो पार्टिकल्स हैं वो जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिए हुए हैं और मूव कर रहे हैं। गैसेस स्टेट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी, लिक्विड स्टेट में थोड़ी कम होगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा कम मूव कर रहे हैं, और सॉलिड स्टेट में बहुत ही कम होगी काइनेटिक एनर्जी। इन केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन of other particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into water vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब जरा आप समझिए, यहाँ पे बच्चों को क्या लगता है कि जो वेपराइजेशन की प्रोसेस है और जो एवेपोरेशन की प्रोसेस है वो सेम है। होता क्या है कि जो वेपराइजेशन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, सॉरी बार बार मेल्टिंग पॉइंट आ जा रहा है। जो हमारा वेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर की बात करें तो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन है। तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या है, तो इवेपोरेशन में भी प्रोसेस तो सेम है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर कम होगा। अब प्रोसेस में एनसीईआरटी जस्टिफाई करते हुए, एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बोल रही है कि देखिए कि जो वाटर है, वाटर के जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसके चलते वो जो नीचे के पार्टिकल्स हैं उनसे अपना बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं और वेपर बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उन्हें बॉइलिंग पॉइंट की नीड नहीं है, ऊपर के पार्टिकल्स तुरंत ही इवेपोरेट हो जाएंगे। सही है बात। अब आगे हमें ये देखना है 1.51 हेडिंग जो पड़ी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन बातों पर इवेपोरेशन जो है इफेक्ट होता है, या इवेपोरेशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। चलिए इस बात को एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी 1.14, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml वाटर लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। अब उस टेस्ट ट्यूब को आपको या तो एक विंडो के पास रख देना है या फैन के नीचे रख देना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। आपको एक ओपन चाइना डिश अभी आपने ऊपर देखी थी, फिगर में बनी हुई थी, तो चाइना डिश लेनी है, और उसमें, या चाइना डिश नहीं है, घर में कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो आप सीधे क्या करना है, एक प्लेट में वाटर डाल दीजिए 5 ml एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। इसको भी, इसके साथ भी सेम चीज करनी है, इसको भी विंडो के नीचे रख दो, विंडो के पास रख दो, या तो फिर फैन के नीचे रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास। अब वही जो चाइना डिश थी उसमें फिर से एक 5 ml वाटर लेना है और उसको कबर्ड के इनसाइड रख देना है, अलमारी के अंदर या किसी अलमारी के अंदर, क्लास के अंदर रख देना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो भी हो उसे थर्मोमीटर की हेल्प से रिकॉर्ड कर लीजिए आप। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। ये जो 3 केसेस हमने देखे कि एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर है, एक चाइना डिश में 5 ml वाटर है, और ये दोनों ही या तो पंखे के नीचे रखे हैं या तो विंडो के पास रखे हैं, और जो तीसरा वाली चाइना डिश है उसे हमने अलमारी के अंदर बंद करके रख दिया चाइना डिश में पानी डाल के 5 ml। और अब हमें ये देखना है कि कितना टाइम, कितने दिन लग जाते हैं एवेपोरेशन होने में ये 5 ml वाटर के। रिपीट द अबव 3 एक्टिविटीज ऑफ ऑन रेनी डेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही तीनों एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है जब थोड़े बारिश वाले दिन हो, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो आप बताइए
कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और विंड वेलोसिटी का, यानी हवा कितनी तेज चल रही है, उन सभी का इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर एक सिंपल सी बात हम कहें कि जैसे ज़मीन में अगर थोड़ा सा पानी डाल दिया, गर्मी के दिन होते हैं तो पानी कितनी जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब बरसात के दिन होते हैं तो वही पानी सूखता नहीं है, पूरा पूरा दिन का वो पड़ा रहे जब तक आप वाइपर ना कर दें या किसी कपड़े से उसे पोंछ ना दें। ठीक है, इस तरह से जैसे कपड़े हम फैलाने जाते हैं छत में, तो कपड़ों को हम क्या करते हैं, उन्हें स्प्रेड आउट करके फैलाते हैं, पूरा एकदम फैला के हम फैलाएंगे। जो भी रुमाल वगैरह सुखाने जा रहे हैं, तो ये नहीं कि उसे गुड़मड़ा के रख दिया लड्डू तरह बना के कि अब वो सूख जाएगा। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि ये जो 3-4 चीजें हैं, यानी टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी, इन सब का एवेपोरेशन पर इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, यानी जब ज्यादा गर्मी होती है, तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, एवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब ये है, जैसे कोई दुपट्टा हमें सुखाना था, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसे पूरा फैला देंगे, तार के ऊपर पूरा फैला के डाल देंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि फैलाने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अगर विंड वेलोसिटी की बात करें, तो जब हवा तेज चल रही होती है, जब थोड़ा हवा चल रही होगी, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे विद कंपैरिजन टू कि जब एकदम शांत मौसम है और बादल भी खड़े हुए हैं, तो फिर इस केस में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाएंगे। तो चलिए इस चीज को रीड भी कर लेते हैं। ये तो हमने जनरल बता दिया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस विद, आपने जरूर देखा होगा कि एवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। सिंपल इनको हम कपड़े सुखाने से समझ पाएंगे, जो घर पे हम लोग डेली देखते हैं, कपड़े तो कभी ना कभी फैलाए ही होंगे आप लोगों ने। वी नो दैट एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, हमें मालूम है कि एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना। आपने देखा ना कि वाटर के जो ऊपर की सरफेस के पार्टिकल होते हैं, या किसी भी लिक्विड के जो ऊपर की सरफेस के पार्टिकल होते हैं, उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, कह रहे हैं कि जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम तार में कपड़ों को फैला के डालते हैं, गुड़मुड़ी करके नहीं डाल देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल पाती है, जिसके चलते वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बात भी हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाओ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ाओ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। फिर लिखा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी। फिर आगे लिखा है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी जिस दिन ह्यूमिडिटी कम हो। भाई ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए राइट है इसमें, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। आपने देखा हो जब बरसात के दिन होते हैं, एकदम मौसम एकदम चिपचिप होता है, क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, कुछ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हमारे आसपास की जो एयर है वो एक गिवन टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर है कुछ एक लिमिट तक ही होल्ड कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर ह्यूमिड है एयर, पहले ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी वाटर वेपर का अमाउंट एयर में पहले से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। क्योंकि जो पानी या जो वाटर है वो इवेपोरेट होने वाला है, तो वो इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही तो जाएगा। तो क्या होगा कि जब पहले से वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, तो फिर वो जो जिस चीज को हम सुखा रहे हैं, मान लो कपड़े सुखा रहे हैं, तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है। इसलिए लिखा है कि जब ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी एयर में जब वाटर वेपर का कंटेंट कम होगा, तो हमारी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगा, रेट उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है तब भी क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, जिस दिन हवा वगैरह चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स वाटर में थे उनको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो फोर्स को ब्रेक डाउन करके इवेपोरेट हो जाते हैं, और क्योंकि हवा चल रही थी तो हवा उन वाटर वेपर के पार्टिकल्स को उड़ा ले जाती है। फिर इसी तरह से दूसरे पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं, उनको भी हवा उड़ा ले जाती है। तो यानी जैसे हवा चल रही होती है तो वाटर वेपर जो है वो हवा के साथ ही मूव अवे हो जाती है।
डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, जिससे क्या होता है कि आसपास में जो वाटर वेपर है, आसपास यानी एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो कम हो जाता है। यानी जब हवा चलती है तो हवा के साथ वाटर वेपर जो उड़ते जा रहे थे वो चलते जा रहे हैं, और दूसरी हवा आती जा रही है और वाटर वेपर्स को लेती जा रही है, तो कपड़े जल्दी सूखते जा रहे हैं ना। ये विंड स्पीड की जो बात है, यहाँ पे तूफान वगैरह ना आ जाए, वरना फिर कपड़े टंगे ही नहीं रहेंगे, सूखेंगे कैसे। सिर्फ नॉर्मल विंड स्पीड की तेज करने की बात की जा रही है। अब हम अपने चैप्टर के लास्ट हेडिंग में पहुंच गए। हेडिंग 1.5.2 में राइट है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि कैसे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब एक ओपन वेसल होता है, यानी कोई बर्तन जो कि खुला हुआ है, उसमें जो लिक्विड है वो क्या होता रहता है? इवेपोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवेपोरेशन। देखिए, इवेपोरेशन के दौरान क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड के जो सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके चलते वो दूसरे पार्टिकल से अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फ्री हो जाते हैं और वाटर वेपर बन जाती है। तो अब जब जो वाटर के पार्टिकल्स थे जो सरफेस पर थे, वो जब इवेपोरेट हो गए तो एनर्जी का लॉस हुआ। अब इस एनर्जी के लॉस को रिगेन करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए, जो लिक्विड बचा हुआ है नीचे, जो वाटर वेपर में अभी नहीं बना है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका जो लॉस हुआ है वो पूरा हो जाए। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, और इसके चलते, यानी ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से, इसके चलते क्या होता है कि जो सराउंडिंग होती है वो कोल्ड हो जाती है, ठंडा हो जाता है सराउंडिंग वाली चीजें जो ये आसपास की। और देखिए, इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर इन योर पाम। जब आप एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर गर्ल्स ने देखा होगा, रिलेट कर सकती हैं गर्ल्स, कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो, जैसे कि बता रहे हैं, एसीटोन बेस्ड अगर है तो आप उसको अपनी पाम में रखिए। होगा क्या, जैसे ही आप उसे अपनी पाम में रखेंगे तो जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर लिक्विडी फॉर्म में होगा एसीटोन, तो जो उसके ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब इवेपोरेट हो जाएंगे तो जो बचा हुआ एसीटोन जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, जो हमारी पाम है उसको कूल फील कराएगा, क्योंकि जो लॉस हुआ था पार्टिकल जाने की वजह से उसको रीगेन किया। तो वही राइट है यहाँ पे, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्या बोल रहे हैं कि जब सारा दिन धूप भरा हो, यानी बहुत ज्यादा धूप थी दिन में, तो लोग क्या करते हैं, छत में जो सोने से पहले छत पर क्या करते हैं, छत पे सोने से पहले छत में पानी स्प्रिंकल कर लेते हैं, पानी डाल देते हैं छत में, या ओपन ग्राउंड में पानी डाल देते हैं। बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्यों? क्योंकि वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, अभी पढ़ा हम लोगों ने कि वाटर के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट है, जो कि हॉट सरफेस को कूल करने में हेल्प करती है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपरेशन? क्या आप और एग्जाम्पल्स हमें बता सकते हैं डेली लाइफ के, जिसमें इवेपरेशन की वजह से कूलिंग होती हो? तो और एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल है। तो एनसीईआरटी ही आगे एग्जाम्पल दे रही है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं, इसका जवाब भी एनसीईआरटी आगे दे रही है। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के टाइम, वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। कि गर्मी के दौरान, परस्पायर का मतलब होता है पसीना निकलना जो है, तो हमें गर्मी के टाइम पर पसीना ज़्यादा निकलता है हमारी बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से, जो कि हमें ठंडा रखना चाहती है गर्मी में भी। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है कि इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ले लेते हैं या तो सराउंडिंग से या तो फिर बॉडी की सरफेस से, और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। होता क्या है कि जो हीट एनर्जी है जो बॉडी से एब्जॉर्ब होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, तभी तो वेपर बनेगी और उससे क्या होता है, बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। जब टेम्परेचर, अब एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन पूछ रही है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। होता क्या है, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, यानी हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए कुछ मैकेनिज्म बॉडी में चल रहा होता है गर्मियों के दौरान, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है हमारी बॉडी से। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, कि ये बात तो हमें मालूम है कि इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही इवेपोरेट होते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं वो सराउंडिंग से या तो फिर बॉडी की सरफेस से। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. इसमें क्या होता है कि जो पसीना निकल रहा होता है उसमें जो पसीना है तो वो लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, तो उसमें क्या होता है कि पसीना जब वेपराइज होता है तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो कि इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, जिसके चलते हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, टेम्परेचर कम होगा। जब वो हीट अब्सॉर्ब करेगी बॉडी सरफेस से, जब हमारा जो पसीना है वो बॉडी की सरफेस से हीट को एब्सॉर्ब करेगा तभी तो सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट हो पाएंगे, तो जिसके चलते हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा थोड़ा। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। अब अगर मान लो गर्मी के दिन है, पसीना भी निकल रहा है और हमने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कि सर्दियों में हम लोग जैकेट वगैरह पहनते हैं, तो क्या होगा कि पसीना अंदर ही अंदर उसी में होता रहेगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा और इवेपोरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी अच्छे से। लेकिन जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है पसीने को और पसीना जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाता है और इवेपोरेशन की प्रोसेस फास्टन हो जाती है और इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा तो हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट का फील आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पूछ रही है, ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इनको अच्छे से समझ के राइट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, यानी कह रहे हैं एक ग्लास एकदम चिल्ड वाटर भर के रखिए, ठंडा पानी, तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर बाद उस ग्लास के आसपास कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक टम्बलर में आपको एकदम बर्फ जितना ठंडा पानी लेना है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ी ही देर में यानी जल्दी ही हम लोगों को उस टम्बलर के बाहरी सरफेस पर वाटर की बूंदें दिखने लगेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। देखो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में लिखा है, इजी भाषा में समझे अगर हम लोग तो देखो क्या हो रहा है। अभी आपने ऊपर एक चार्ट से समझा कि कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और ये सारे प्रोसेसेस अपोजिट और इस तरह के डायरेक्शंस में होते हैं। हमने पढ़ा कि जब सॉलिड को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड का टेम्परेचर घटा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस का टेम्परेचर घटाते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है। अब आप सोचिए एक ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है, और वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, ह्यूमिडिटी होगी ना, थोड़ी बहुत तो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी एयर में। तो जो एटमॉस्फेयर में या जो एयर में वाटर वेपर होती है वो जब उस ठंडे एकदम चिल्ड वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो वो वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में थी, टेम्परेचर कम हो जाता है उनका, जिसके चलते उनके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। बात आ रही है समझ में? पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो जाएगा, वो जो वाटर वेपर थी वो गैस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उस वाटर वेपर का टेम्परेचर कम हो गया है उस ग्लास के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से। इससे क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और वही लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हम लोगों को ग्लास पे दिखते हैं। यानी जो बाहर पानी दिखता है ना ग्लास के बाहर, वो एक्चुअली में अंदर वाला पानी बाहर नहीं निकल के आ गया है, वो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट थी वाटर वेपर के फॉर्म में वो इकट्ठी हो जाती है ठंडे ग्लास के पानी के बाहर। आ रही है बात समझ में? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके बाद की जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देखें।
और उन वीडियोस को देखने से पहले आप ये जो 3 पार्ट मैंने बनाए हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 क्लास 9th के, तो इनको ज़रूर से वॉच आउट कीजिएगा। और जो भी आपके डाउट्स रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।